हेलो दोस्तों, आज हम अनजान रिश्ते एक अनोखी प्रेम कहानी का 18वां भाग लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने कहानी में देखा था कि प्रेम अपना फ़ोन डाइनिंग टेबल पर भूल जाता है तो वह फ़ोन लेने नीचे आता है। तभी वह नानी की बात सुनता है जो निशा को समझा रही थी कि निशा, तुम प्रेम को समझाओ और अपने रिश्ते में आगे बढ़ो। तभी निशा दादी और नानी से बात करती है, साथ ही प्रेम की नकल करती है और जब वह पीछे पलट कर देखती है तो वहाँ पर प्रेम खड़ा होता है। प्रेम को देखकर निशा घबरा जाती है। अब आगे की कहानी को सुनते हैं। जब प्रेम फ़ोन उठाता है तो निशा को तिरछी नज़रों से देखकर मुस्कुरा देता है। प्रेम को मुस्कुराता देखकर निशा के दिल की घबराहट कम हो जाती है। प्रेम फ़ोन हाथ में लेकर निशा से कहता है, तुम्हारा खाना हो गया हो तो मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर ऊपर ले आओ। निशा हाँ में सिर हिला देती है और प्रेम फ़ोन लेकर चला जाता है। सब लोग सन्नाटे में बैठे थे। विशाखा कहती है, भाभी, लगता है भाई ने हम सबकी बात सुन ली है। वैशाली कहती है, अगर भैया ने हमारी बात सुन ली है तो हम सबकी खैर नहीं। तभी दादी बोलती है, नहीं नहीं, वह कुछ नहीं करेगा। उसको कुछ कहना होता तो अभी सुना कर चला जाता। उसने कुछ नहीं सुना है। निशा कहती है, उनका गुस्सा ख़त्म हो चुका है, इसलिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम उनके लिए कॉफ़ी बना कर लेकर जाते हैं। और निशा डाइनिंग टेबल से उठ जाती है और किचन की तरफ बढ़ जाती है और किचन में कॉफ़ी बनाती है और मन ही मन कहती है, देख के तो मुस्कुरा रहे थे, उनके मन का पता नहीं मन में क्या चल रहा है। अगर उन्होंने हमारी हरकत देख ली होगी तो निशा सिंह, तुम्हारी तो आज खैर नहीं है। भगवान भोलेनाथ बाबा आज हमको बचा लेना। यह कहकर वह हाथ जोड़ती है, हे भगवान, हे भगवान। और कॉफ़ी कप में छान कर कॉफ़ी का मग ट्रे में रखकर एक ढक्कन से ढक कर ऊपर अपने कमरे में जाने लगती है। कमरे में जाते वक्त उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़कता है। जाते वक्त सोच रही है, जा तो रहे हैं पर देखो क्या मूड होगा हमारे मिस्टर जी का। जैसे ही निशा कमरे में पहुंचती है, प्रेम कमरे के बाहर टेरिस पर वरुण से फ़ोन कर रहा होता है। वरुण, जैसा हम चाहते थे सब कुछ वैसा ही हो रहा है और उसे सारी बात बताता है। वरुण कहता है, ब्रिलियंट सर। वरुण उधर से कहता है, इस लड़की को गुप्ता ग्रुप को PRM ग्रुप से टकराना महंगा पड़ेगा सर। हम उनको बता देंगे कि जो हमारी दुनिया में आग लगाने की कोशिश करता है, हम उसके दुनिया कैसे बर्बाद कर देते हैं। प्रेम कहता है, हाँ, अब देखो आगे आगे क्या होता है। वह लड़की चुप नहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ नाटक फिर से करेगी। प्रेम वरुण से कहता है, तुम ऐसा करो, उसके घर में CCTV कैमरा लगवा दो। मैं उसकी एक एक एक्टिविटी जानना चाहता हूँ और बाकी काम सुजीत करेगा। सुजीत से बात करता हूँ। ओके सर। वरुण कहता है, ये एक लड़की है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन अगर यह कोई आदमी होता तो मैं उसको आज ही ऐसा सबक सिखाता कि पूरी ज़िंदगी याद रखता। PRM से पंगा इतना आसान नहीं है। प्रेम वरुण से कहता है, ठीक है, रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ, मैं फ़ोन रखता हूँ, गुड नाइट। वरुण बोलता है, गुड नाइट सर, और प्रेम फ़ोन रख देता है। प्रेम टाइम देखता है तो रात के 2 बज रहे होते हैं। प्रेम अपने आप से बात करता है, इतनी रात को सुजीत को फ़ोन करना ठीक नहीं होगा, कल सुबह बात करता हूँ। तभी निशा कॉफ़ी लेकर आ जाती है। लीजिए आपकी कॉफ़ी, टेबल पर रख दो। निशा जब टेबल पर कॉफ़ी रखती है तो वहाँ फाइलों का पहाड़ था, ढेर सारी फाइलें रखी होती हैं। निशा मन ही मन कहती है। तभी एकाएक उसके मुंह से निकल जाता है, आज तो
फाइल डे है। प्रेम कॉफ़ी का मग अपने हाथ में लेकर कॉफ़ी के घूंट भरने लगता है और ये बात सुनकर कहता है, क्या डे है? निशा हड़बड़ाहट में कहती है, नहीं नहीं, हम कह रहे थे यह आपका फाइल डे है, फाइलों का दिन। हम जाते हैं सोने। हाँ जाओ, सो जाओ जाकर। निशा आज बेड पर सोना, सोफे पे मत सोना। क्यों? सोफे पर क्यों ना सोएं? निशा दोनों कमर में हाथ रखकर उसकी तरफ घूम कर कहती है, इसलिए क्योंकि तुम ठीक से सोती नहीं हो। तुम्हारी टांग इधर उधर, गर्दन नीचे लटक रहती है, बेड शीट नीचे ज़मीन पर गिरी रहती है। किसी दिन गर्दन पर मोच आ गई ना तो इंजेक्शन लगवा दूंगा। इंजेक्शन का नाम सुनकर निशा कहती है, ठीक है, हम बेड पर सो जाते हैं। इंजेक्शन का नाम निशा की कमजोरी थी। इसी का फ़ायदा प्रेम हर काम के लिए उठाता था, क्योंकि निशा को इंजेक्शन से बहुत डर लगता था। फिर वो कमरे में आकर बेड ठीक करने लगती है और बड़बड़ाती है, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। जब देखो हमें इंजेक्शन से डरवाते रहते हैं। हम इंजेक्शन से डरते थोड़ी हैं। अरे हम कमज़ोर थोड़े ही हैं जो इंजेक्शन से डर जाएंगी। हाँ, जब देखो तभी प्रेम पीछे से आ जाता है और निशा की कमर में हाथ रख कर अपनी तरफ खींच लेता है। निशा बेड से ठीक कर रही थी। प्रेम के इस तरह खींचने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों बेड पर एक साथ गिर जाते हैं। निशा नीचे होती है और प्रेम उसके ऊपर होता है। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही बेड पर लेटे रहते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं। निशा उठने को करती है तो प्रेम उसे उठने नहीं देता। निशा की धड़कनें तेज हो जाती है। प्रेम निशा के माथे पर एक किस कर देता है। निशा अपनी आंखें बंद कर लेती है। प्रेम उसके दोनों गालों पर किस करता है। निशा का दिल और जोर से धड़कने लगता है। फिर प्रेम उसके गुलाबी होठों को किस कर लेता है और निशा के ऊपर से हटकर उसके बगल में लेट जाता है और फिर निशा के पेट पर हाथ रख कर उसके ऊपर झुक कर कहता है, निशा, तुम्हारे पति की ज़िंदगी आसान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अनरोमांटिक हूँ? मुझे प्यार करना नहीं आता है? नहीं निशा, मैं भी इंसान हूँ। प्रेम निशा के गाल पर फिर एक किस कर लेता है और कहता है, हमारा मिलन होगा निशा। निशा प्रेम का चेहरा देखती रहती है। प्रेम फिर बोलता है, जहाँ से हम बिछड़े थे, जहाँ से तुम मुझे अकेले छोड़कर चली गई थी, वहाँ पर हमारा मिलन होगा। निशा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। निशा, नहीं निशा, नहीं। प्रेम उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, इस जन्म में हम कभी अलग नहीं होंगे। इस जन्म में तुम्हारा पति बहुत ताकतवर है। निशा प्रेम के सीने से लिपट जाती है और कहती है, आपके बिना हम बहुत अकेले हैं। सब हैं साथ, फिर भी हमें अकेलापन महसूस होता है। प्रेम निशा को कस के अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, आगे से मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। तभी घड़ी का अलार्म बजता है। घड़ी में 4 बज गए थे। अलार्म बजता देखकर प्रेम कहता है, भूत वाला टाइम। अलार्म निशा ने ही लगाया था। फिर दोनों हंस पड़ते हैं। निशा प्रेम से कहती है, परसों आपको हमारे साथ पूजा करने जाना है। प्रेम ने कहा, हाँ चलूँगा। आज से हम दोनों एक साथ बेड पर सोएंगे। बार बार तुम्हें मेरे सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे। तभी प्रेम निशा से कहता है, निशा, मैंने घर खरीद लिया है तुम्हारे नाम पर। निशा पूछती है, कौन सा घर? प्रेम कहता है, वही घर जिसमें हम पिछले जन्म में रहते थे, और मुस्कुरा देता है। निशा सिर उठाकर प्रेम का चेहरा देखती है। निशा को आश्चर्य होता है। निशा कहती है, आप तो पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, फिर अचानक विश्वास कैसे करने लगे? प्रेम कहता है, विश्वास तो अब भी नहीं होता, लेकिन उस घर की कुछ फोटोग्राफ मेरे पास हैं, जिससे मुझे विश्वास होता है कि मेरा और तुम्हारा पूर्व जन्म हुआ है। तभी तो आज तुम मेरे पास हो। तभी तो शायद मेरा दिल किसी पर आया नहीं आज तक। शायद मेरा दिल तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और देखो आज तुम मेरे करीब हो। निशा
उस दिन जो बड़ी माँ मुझे रजिस्ट्री दे कर गई थी, तुम्हें याद है ना? निशा बोलती है, हाँ हाँ हमें याद है, वह उसी घर की रजिस्ट्री है और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मुझे दिलजीत भैया ने भेजी है। कल सुबह देखना, मैंने सब अलमारी में रखी है। निशा अब सो जाओ। फिर निशा प्रेम के सीने से लिपट कर आँख मूंद लेती है और प्रेम भी आंखें मूंद लेता है। दोनों सोने लगते हैं। आज पहली बार निशा और प्रेम को सुकून की नींद आने वाली है। अचानक प्रेम को शरारत सूझती है और वह निशा से कहता है, आज जरा मैं शांति से सोऊंगा। निशा धीरे से कहती है, क्यों? वह इसलिए कि रात भर तो तुम मुझे सोने नहीं देती। प्रेम निशा से कहता है। निशा कहती है, क्यों? हम तो आपको रात को जगाते भी नहीं हैं, हम तो चुपचाप सोते रहते हैं। प्रेम कहता है, पर मुझे रात भर तुमको देखना पड़ता है, क्या उल्टा सीधा सोती हो? निशा मुस्कुरा देती है। प्रेम और निशा सोने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर सो जाते हैं। इस वक्त सिर्फ आत्माओं का मिलन हो रहा है। जहाँ आत्माओं का मिलन है वहाँ शरीर का कोई मतलब नहीं है। फिर एक नई सुबह होती है और नानी उठती है और नहा धोकर मंदिर में आ जाती हैं और दादी के साथ बैठकर पूजा करती हैं और कहती हैं, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी अच्छे से गुजरे। दादी कहती है, हाँ मैं भी यही सोचती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे बच्चे सदा सुखी रहें। तभी बड़ी माँ आती है और नानी से कहती है, माँ आप दोनों लोग नाश्ते के लिए आ जाइए। नानी कहती है, आज अभी निशा नहीं आई। बड़ी माँ बोलती है, प्रेम ने देर रात तक काम किया होगा तो शायद वह भी देर रात तक जगी हो, क्योंकि प्रेम को काम करते हुए बार बार कॉफ़ी पीने की आदत है, इसलिए वह भी जाग के कॉफ़ी बना कर दे रही होगी, फिर जाकर सोई होगी, इसलिए नहीं जागी। नानी कहती है, प्रेम को अपनी जीवन साथी अच्छी मिली है, प्रेम का कितना ख्याल रखती है और प्रेम का फेवर भी करती है। बड़ी माँ कहती है, हाँ यह बात तो है। नानी कहती है, देखो मैंने झूठ कहा था, पर फिर भी इस लड़की ने वह पूजा करके दिखाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की प्रेम के लिए पूजा करेगी। बड़ी माँ कहती है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, पर जाने कब प्रेम इसको अपना बनाएगा, कब प्रेम और निशा की दूरियां ख़त्म होगी। तभी विशाखा आती है और भगवान के मंदिर में हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करती है। फिर विशाखा कहती है माँ से कि माँ प्रसाद दो। बड़ी माँ विशाखा को प्रसाद देती है और वो कहती है, वैशाली अभी तक नहीं उठी। विशाखा ने कहा, नहीं नहीं उठ गई थी दीदी, अभी आती होंगी, फ्रेश हो रही हैं। मैं उनसे पहले वॉशरूम में चली गई थी, इसलिए दीदी को देर हो गई। और फिर सब लोग डाइनिंग टेबल की तरफ आ जाते हैं। सब लोग डाइनिंग टेबल में बैठ जाते हैं और कुसुमा नाश्ता लगाने लगती है। तभी विशाखा पूछती है, अभी तक भाभी नहीं आई क्या? बड़ी माँ उसको कहती है, तुम नाश्ता करो, वह भी आ जाएंगी। तभी वैशाली भी आ जाती है। फिर वह पहले मंदिर जाती है, भगवान के सामने हाथ जोड़ती है, फिर डाइनिंग टेबल पर वह भी आकर बैठ जाती है। सब लोग नाश्ता करने लगते हैं। सब लोग चुप थे। तभी विशाखा कहती है, हम लोग कितने चुप से बैठे हैं, लगता है जैसे हम बैठे हुए नहीं हैं। लेकिन अभी हमारी भाभी होती तो अपनी कलाकारी से हम सबको हंसा हंसा कर लोट पोट कर देती, पर अभी भाभी लगता है सो रही हैं। तभी निशा की आवाज़ आती है, नहीं हम सो नहीं रहे हैं, हम आ रहे हैं, और ऐसे स्टाइल से कहती है जैसे कोई महारानी हो। निशा डाइनिंग टेबल पर आती है और कहती है, गाना गाते हुए, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा और हम चले आए। और फिर सब लोग हंसने लगते हैं। उनको खुश देखकर बड़ी माँ, दादी और नानी बहुत खुश होते हैं और वह भी हंसने लगते हैं। तभी कुसुमा कहती है, भाभी आप जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। निशा कहती है, नहीं आज हम नाश्ता नहीं करेंगे, क्योंकि आज तुम्हारे भैया घर पर है ना, जब वो नाश्ता कर लेंगे तभी हम भी उन्हीं के साथ नाश्ता करेंगे। वो अभी सो रहे हैं, उन्होंने मुझे 10 बजे उठाने को कहा है, उनका ऑफिस का काम है। तभी बड़ी माँ कहती हैं, रात को प्रेम का काम नहीं किया क्या?
वह तो रात को सारा काम खत्म कर लेता है। निशा हड़बड़ा जाती है और कहती है, नहीं माँ, वह दरअसल काम ज़्यादा है ना, इसलिए वह 10 बजे की बात करेंगे। बड़ी माँ बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम पूजा करके आओ। निशा का चेहरा देखती हैं और कहती हैं, भाभी आपके चेहरे से ऐसा लगता है कि आप सोई ही नहीं हैं। निशा बोलती है, सोए कैसे हम, और तुम्हारे भैया। इतना कहकर निशा रुक जाती है। सब लोग निशा का मुंह देखने लगते हैं। वह लोग निशा का मुंह ऐसे देखते हैं जैसे कोई निशा अच्छी खबर देने वाली है। हमारी कहने का मतलब है, भैया ऑफिस का काम कर रहे थे और हम उनको कॉफ़ी बनाकर दे रहे थे। निशा झूठ बोलती है। विशाखा कहती है, तभी आपकी आंखें सूजी हुई है लगता है। तो भाभी आप जाकर सो जाओ, इतनी जल्दी क्यों उठ के आ गई। निशा बोलती है, हमारी जल्दी उठने की आदत पड़ी हुई है तो हम आ गए उठकर, और अपनी नज़रें चुराने लगती है। बड़ी माँ निशा की तरफ देखती है और सोचती हैं, आज निशा सबसे नज़रें चुरा रही है, क्या खास बात है। निशा बोलती है, हम जरा मंदिर होकर आते हैं, और मंदिर की तरफ बढ़ जाती है और अपने मन में कहती है, निशा तू भी पागल है, कोई इस तरह अपनी पर्सनल बात सबसे बताता है क्या, तुझे बात करने की अकल नहीं है। फिर निशा मंदिर में आती है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, भगवान हमारे और इनकी रक्षा करना और इन पर कोई मुसीबत ना आने देना, हम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखना और हमारे परिवार को खुश रखना। ऐसा प्रार्थना करके राधा मोहन के मंदिर की थाली में सिंदूर रखा था, सिंदूर उठाकर अपनी मांग में भर लेती है और अपने मंगलसूत्र पर वही सिंदूर लगाती है। वैशाली विशाखा से कहती है, तू बड़ी पागल है क्या, भाभी से उल्टे सीधे सवाल पूछती रहती है, आंखें सूसी है, यह है वह है, तुझे शर्म नहीं आती, छोटी है तो छोटी तरह रह। विशाखा वैशाली से कहती है, दी अब मेरी हर बात का गलत मतलब मत निकाला करो। मैंने भाभी से पूछा क्योंकि कल भाभी भैया की नकल उतार रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं भैया भाभी को डांटा हो, इसलिए मैं भाभी से इतनी सारी बातें पूछ रही थी, क्योंकि भाभी कभी भी अपने मन की बात मन में नहीं रखती, तुरंत बता देती हैं। वैशाली कहती है, अगर भैया ने भाभी को डांटा भी होगा तो तू क्या भैया का कुछ उखाड़ लेगी, क्या कर लेगी भैया का। हाँ, मैं भैया का तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कम से कम भाभी से प्यार के 2 शब्द तो कह सकती हूँ, भाभी को सामना तो दे सकती हूँ। तभी दादी दोनों को डांटती हैं, चुप हो जाओ तुम दोनों, क्या सुबह सुबह दोनों बहनें आपस में लड़ रही हो। दादी आप देखो ना इसको, ये किस तरह भाभी से बात करती है, लगता नहीं है कि वह इसकी बड़ी भाभी हैं, उनको अपनी छोटी भाभी बना रखा है। हाँ, मैंने उनको छोटी भाभी बना रखा है, आपको जो करना है कर लीजिए। विशाखा वैशाली को जवाब देती है, नाश्ता हो गया तुम्हारा तो दोनों अपने अपने कमरे में जाओ, आज से तुम मुझसे बात मत करना, आप भी बात मत करना। इतना कहकर दोनों बहनें अपने कमरे में चली जाती हैं। उधर एक छोटा सा होटल, जो अभी लगता है थोड़ी देर पहले खुला था, होटल के बोर्ड पर लिखा था प्रेम होटल। होटल में लोगों की भीड़ लगी हुई थी, कोई नाश्ता कर रहा था, तो होटल के बाहर टेबल लगी हुई थी जो लोगों से भरी पड़ी थी। होटल के सामने एक सड़क थी जहां पर रिक्शे वाले अपना हॉर्न बजा रहे थे, लोगों के आने जाने का शोर हो रहा था। अरे भाई जरा पूरी दो, अरे भाई जरा सब्जी दो, हर जगह से यही आवाज़ें आ रही थी और कुछ लड़के सबको जल्दी जल्दी खाना दे रहे थे। कुछ कस्टमर से पूछे जा रहा था, हाँ भाई किसको क्या चाहिए। होटल के भीतर अंदर जाकर एक सीढ़ी बनी हुई थी, उसके ऊपर 2 कमरे बने हुए थे, आगे जगह बहुत खाली हुई थी, उसी के साइड में वॉशरूम बना हुआ था। एक कमरे में एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था, वहीं बेड पर एक लंबा चौड़ा आदमी पेट के बल तकिया लगाए आंखें मूंद सो रहा था। ऊपर का हिस्सा नंगा था, नीचे के हिस्से में लुंगी पहन रखी थी। उसके पास में बैठा एक पतला दुबला लड़का उसके पैर दबा रहा था और कह रहा था, भैया तुम हमको कल कुछ पैसा दे दो तो हम अपने गांव हो आए। वह आदमी आंखें मूंदे कहता है, तुमको साले जब देखो पैसे की ज़रूरत होती है और गांव जाकर करोगी क्या। वह आदमी कहता है, भैया हमारी बहन की शादी तय हो रही है
तो वो आदमी आंखें मूंदे कहता है, अरे तो ऐसा बोलो ना, तब तो हम तुमको पैसा दे देंगे, बोलो कितना चाहिए। तो आदमी कहता है, भैया ज़्यादा नहीं चाहिए, अगर 1 लाख हो जाए तो हमारा बहुत भला होगा। वह आदमी कहता है, ठीक है, हम तुमको 1 लाख दे देंगे। तभी उस आदमी के फ़ोन की रिंग बजने लगती है। अपने पेट के नीचे से हाथ निकाल के वो फ़ोन उठाता है और थोड़ी सी आँख खोलकर उस फ़ोन को देखता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, यार इतने सुबह सुबह किसका फ़ोन आ गया। दूसरा आदमी जो पैर दबा रहा था वह बोला, नहीं भैया, सुबह नहीं है, 10:30 बज रहा है। जब पूरी आंखें खोल के फ़ोन पर नाम देखता है तो वह हड़बड़ा के खड़ा हो जाता है। इतनी जल्दी खड़ा होता है कि वह जो पैर दबा रहा था वह बेड से ज़मीन में गिर जाता है। अरे बाप रे, प्रेम भैया का फ़ोन। जल्दी से जल्दी उठाता है। वह आदमी देखने में लंबा चौड़ा, सांवला सा, बड़ी बड़ी आंखें, देखने में बिल्कुल हीरो जैसा था। वह जल्दी भागता है और वॉशरूम की तरफ जाता है और फटाफट मुंह धोता है और शरीर में एक शर्ट डालता है। फिर फटाफट सीढ़ियों से नीचे आता है। तब तक उसका फ़ोन रिंग करना बंद कर देता है। उसके बदन में सिर्फ शर्ट थी, नीचे पैंट भी नहीं पहनता और भागता हुआ नीचे उतर के होटल में आ जाता है। होटल पर बैठे लड़कों को भगाता है, अबे सालों, सब इधर उधर हो जाओ और दुकान पर बैठ जाओ। एक लड़का कहता है, लगता है आज प्रेम भैया का फ़ोन आ गया है। और वैसे ही थोड़ी देर बाद दोबारा फ़ोन रिंग करने लगता है, लेकिन इस बार वीडियो कॉल की रिंग थी। वह आदमी जल्दी से फ़ोन उठाता है। वीडियो कॉल पर आ रहा था। जैसे आदमी वीडियो कॉल उठाता है, प्रेम उसे डांटने लगता है, क्यों फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, क्या कर रहे थे। उसकी शक्ल प्रेम अपने फ़ोन की स्क्रीन में देखता है। वह कहता है, भैया होटल पर ग्राहक ज़्यादा थे ना, इसलिए रिंग सुनाई नहीं दी, मैं होटल पर बैठा था। प्रेम कड़क आवाज़ में कहता है, ज़रा दिखाओ। तभी वह आदमी अपने फ़ोन को चारों तरफ दिखाने लगता है तो प्रेम देखता है कि वाकई आदमी बहुत हैं, लोग खाना खा रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, तुम ऊपर जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो वह आदमी हड़बड़ा जाता है। वह बोला, यही बात करिए ना। तभी प्रेम ने कहा, देखो सुजीत, जो मैं कह रहा हूँ वह करो, सुनाई नहीं देता कि मैं क्या कह रहा हूँ। इस आदमी का नाम प्रताप सुजीत है, लेकिन प्रेम सुजीत कहता है। जब प्रेम ने उससे कहा कि तुम फ़ोन लेकर ऊपर कमरे में जाओ, तो सुजीत इसलिए डर रहा था क्योंकि उसने सिर्फ ऊपर से शर्ट पहनी थी, डर के मारे लुंगी भी नहीं लगा रखी थी, अंडरगारमेंट और शर्ट में आ गया था। प्रेम कहता है, बहुत ज़रूरी बात करनी है इसलिए कह रहा हूँ। वह कहता है, भैया 2 मिनट फ़ोन बंद कर दो, मैं ऊपर जाकर फ़ोन करता हूँ। प्रेम कहता है, ठीक है। सुजीत फ़ोन बंद करके राहत की सांस लेता है और लड़कों को सर पर चपत मार मार के कहता है, चलो काम करो। उसके बाद ऊपर कमरे में आ जाता है और अच्छे से अपने आप को तैयार करके तब वीडियो कॉल करता है। प्रेम बोलता है, सुजीत तुमको एक काम करना है। हाँ भैया बोलिए। प्रेम ने कहा, तुमको गुप्ता कंपनी में एक आदमी रखना है जो गुप्ताज की एक्टिविटीज़ हमें बता सके। ठीक है भैया, आपका काम हो जाएगा। दूसरा काम, तुमको चंद्रदीप सोसाइटी में एक फ्लैट में एक कपल रखवाना है। ठीक है भैया, यह भी हो जाएगा और मैं तुम्हें सोसाइटी की लोकेशन व्हाट्सएप पर भेजता हूँ। ठीक है भैया, वह भी हो जाएगा। क्या कुछ खास बात है क्या भैया, कोई प्रॉब्लम आ गई है, आप बताइए ना। भैया 1 मिनट में सब ठीक कर दूंगा। प्रेम बोलता है, मुझे पता है तुम कैसे ठीक करोगी, चिंता मत करो, मैंने जो कहा पहले उतना करो। सुजीत प्रेम से पूछता है, भैया क्या इस गुप्ता ने कुछ किया क्या। हाँ सुजीत, वह हमारी कंपनी में अपने टांग घुसाना चाहता है, वह पीआरएम से टकराना चाहते हैं। पीआरएम से टकराया है तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सुजीत कहता है, भैया आप मुझे बताना उसको किस तरह का सबक सिखाना है। प्रेम कहता है, नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ उसे एक ही तरीके का सबक सिखाना है, लेकिन अगर उसने कुछ गलत किया तो फिर उसे हम गलत तरीके का सबक सिखाएंगे। ये पीआरएम की दुनिया है, सही से आया तो ठीक है, स्वागत होगा सबका, लेकिन अगर गलत तरीके से आया
तो पीआरएम उसे बर्बाद कर देता है। शायद उस गुप्ता को पता नहीं है। और तुम ठीक हो? प्रेम सुजीत से पूछता है। हाँ भैया मैं ठीक हूँ, सुजीत प्रेम से कहता है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं भैया, कुछ गड़बड़ नहीं है। देख सुजीत, तू ठीक ठाक चलेगा तो अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन तूने कुछ गड़बड़ की उस दिन तू होगा और मेरा डंडा होगा। आ गई बात समझ में? प्रेम सुजीत को धमकी वाले लहजे में कहता है। हाँ हाँ भैया, आ गई बात समझ में। और भाभी कैसी हैं? सुजीत निशा के बारे में पूछता है। तेरी भाभी अच्छी हैं। सुजीत कभी प्रेम के परिवार से नहीं मिला था, ना ही कभी प्रेम के घर गया था। प्रेम ने कई बार सोचा कि सुजीत को अपने घर ले आऊं, लेकिन सुजीत हर बार मना कर देता था। प्रेम की शादी में सुजीत, संजू, वरुण नहीं गए थे। यह 3 लोग प्रेम के लिए बहुत खास लोग थे, जो उसकी एक इशारे पर अपनी जान तक देने को तैयार थे। प्रेम को इन लोगों पर खुद से ज़्यादा विश्वास था। प्रेम कहता था, यह 3 लोग मेरी ज़िंदगी में मेरी आत्मा की तरह हैं। यह तीनों ही प्रेम से बहुत डरते थे। अब प्रेम का फ़ोन कट होते ही सुजीत राहत की सांस लेता है। तभी एक लड़का आकर सुजीत को चाय देता है। उस लड़की का नाम रोशन था। रोशन चाय का प्याला सुजीत के हाथों में देता है और पूछता है, भैया अपने को बताओ, आखा लोग आपसे डरते रहते हैं, पर आप प्रेम भैया से क्यों इतना डरते हैं? सुजीत उसके हाथ पर, उसके सर पर एक चपत मारता है और कहता है, अबे साले, यह बता हम भगवान से क्यों डरते हैं? प्रेम भैया हमारे भगवान हैं, इसलिए हम उनसे डरते हैं। तभी 2-3 और लड़के आ जाते हैं, जिनके हाथों में नाश्ते की प्लेट होती है। लो भैया नाश्ता, सुजीत से बोलते हैं। भैया आपको प्रेम भैया कहाँ मिले? सुजीत कहता है, अरे अब हम तुमको क्या बताएं अपनी कहानी। हमारी उम्र जब 18 साल की थी तो हमारे पिताजी, हम प्रयागराज के रहने वाले तो हम हरियाणा के हैं, परंतु हमारे पिताजी प्रयागराज में सरकारी नौकरी करते थे। यह कहो कि वह कचहरी में बाबू थे और हमको भी पढ़ा लिखा कर कचहरी में नौकरी करवाना चाहते थे। हम थे सुजीत। फिर सुजीत खड़ा हो करके अपना हाथ मोड़कर अपनी बॉडी की ओर सबको दिखाता है और कहता है, हमारी बॉडी देखी है? हमारा चेहरा देखो, तुमको क्या लगता है कचहरी में बाबू बनने लायक है? सब लड़के बोलते हैं, नहीं भैया, हम रोज़ अपना चेहरा शीशे में देखते थे, हमें लगता था हमारा चेहरा इतना चॉकलेटी है तो क्यों ना हम फिल्मों में हीरो जाएं, क्यों ना हम मुंबई चले जाएं। हमारे पिताजी हमारी एक नहीं सुनी, ज़बरदस्ती हमको स्कूल में भर्ती करवा दिया। पढ़ने में हमारा मन लगता नहीं था। 2 दिन हम स्कूल से गोल रहे। बस हमारे पिताजी को पता चल गया। जैसे हम घर आए, वो लेकर एक डंडा ऊपर से नीचे तक हमको सोट दिया। अब हम क्या करें? हमारी अम्मा ने इतना रोका, पर हमारे पिताजी तो नहीं माने। हमको भी आया गुस्सा। हमने भी अपनी रात को सामान समेटा और भाग आए मुंबई। लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ नहीं। यह मुंबई तो महा बकवास निकली। हीरो तो छोड़ो, हमको जीरो भी नहीं बनने दिया। फिर हमको मिला यहाँ शेर सिंह, जो कि एक गुंडा था। उसने अपनी गैंग में हमको शामिल कर लिया। हम करते भी तो क्या करते, भूखों से मरने से अच्छा था गुंडा बन जाओ। बस वह हमको खाना देता और कुछ पैसे दे देता। हम भी लोगों को ठोक देते। कभी कभी हम खुद ही ठुक जाते थे, हमारी भी धुलाई हो जाती थी। लेकिन यह करते करते हमको बहुत दिन बीत गए। हमें अपने घर की बहुत याद आती थी। पर एक दिन हमारी तो शामत आ गई। शेर सिंह का दुश्मन हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया। हमें तो लगा आज सुजीत जी आपकी तो सफाई हो गई। उस दिन हमको प्रेम भाई मिले थे, हमारे भगवान बनकर। सुजीत अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। प्रेम सुजीत की पहली मुलाकात हुई थी ठाणे में, एक रेस्टोरेंट में। प्रेम बैठा होता है और अपने क्लाइंट का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा था। कुछ लोग अंदर बैठे हुए थे, लेकिन प्रेम बाहर की तरफ बैठा हुआ था। वह कई बार कॉफ़ी मंगाकर पी चुका था, लेकिन जिससे उसकी मीटिंग थी
वह आया नहीं था। अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी बार बार देखता है। तभी एक लड़का भागता हुआ रेस्टोरेंट के अंदर आता है। क्योंकि बाहर प्रेम बैठा हुआ था तो वह उधर ही खड़ा हो जाता है, अंदर नहीं जाता है। तभी उसके पीछे 5 लड़के दौड़ते हुए आते हैं। उनके पास चाकू और हाथ में रिवॉल्वर होता है। उस लड़के से कहते हैं, तू बता अब किधर भाग कर जाएगा? अपन से कोई भाग नहीं सकता। तेरा वो सेरा है ना, अपने बॉस का माल चुराता है और तू उसका बड़ा चेला है। तू यह काम करता है। आज तेरे को हम खल्लास कर देंगे। और तूने अपन के लड़की को मारा था ना, आज तुझे पता चलेगा कि मारना क्या होता है। और उस लड़के के ऊपर बंदूक तान देते हैं। प्रेम यह सब बैठ देख रहा था। वहां आसपास बैठे लोग बहुत डर गए थे। सब लोग चुप्पी साधे बैठे हुए थे। कोई कुछ नहीं कह रहा था। लड़का, बबुआ देखो, तुम मुझसे पंगा मत लो, वरना मेरे बॉस को पता चलेगा तो तुमको छोड़ेगा नहीं। लेकिन वह लोग उस पर हमला करने की पूरी तैयारी कर रहे थे। एक लड़का जो सबसे आगे था, उसने उस लड़के पर गोली चलाने की जैसे ही कोशिश की और प्रेम ने अचानक एक चेयर उठाकर उसके हाथ पर मार देता है। उसके हाथ से रिवॉल्वर थोड़ी दूर पर जा गिरा और वह भी इस हमले के लिए तैयार नहीं था। वह हड़बड़ा गया। जैसे ही उसके हाथ से रिवॉल्वर छूट कर जा गिरा, वैसे ही उस लड़के और प्रेम ने उन दो लोगों को पकड़ लिया और वहां मारपीट शुरू हो गई। तुरंत रेस्टोरेंट के मालिक ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। तभी पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज़ सुनकर वह लड़के वहां से भाग गए। बस यह लड़का खड़ा रहा और प्रेम को देखता रहा। एक पुलिस आई और सारी वारदात की जांच हुई। इंस्पेक्टर उस लड़के को गाल में तमाचा मारते हुए कहा, साले गुंडागिरी करते हो, रेस्टोरेंट में आकर गोली चलवाते हो। चलो हम तुमको बताते हैं कैसे गोली चलाई जाती है। लड़का हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब हमने कुछ नहीं किया, वह लोग खुद ही हमको मारने आए थे। अब तुम मेरे को समझाएगा? चमन्नी छाप गुंडा तू है। इंस्पेक्टर कहता है, जेल में चल, तेरी सारी दादागिरी आज ही निकालेंगे। प्रेम कुछ नहीं बोलता और उस लड़के को पुलिस पकड़ कर ले जाते हैं। क्यों गुंडागिरी सवार है ना। और पुलिस वाला उसकी पिटाई करने लगता है। लड़का चिल्लाता है, साहब हमने कुछ नहीं किया, साहब हमने कुछ नहीं किया, हमको मत मारो। तभी प्रेम पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उनके साथ एक वकील होता है। इंस्पेक्टर, मैं इस लड़की की जमानत लेता हूँ। इंस्पेक्टर वकील को देखकर कहता है, अरे राजन साहब आप? राजन कहते हैं, हाँ मैं इस लड़के की जमानत लेता हूँ। इंस्पेक्टर कहता है, आप कह रहे हैं तो हम इसे छोड़ देते हैं। अभी इसको एक वार्निंग देता हूँ कि आइंदा या अगर मुझे मिला तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तब तक प्रेम उससे मिलने लगता है। कहता है, तुम्हारी जमानत हो गई है। तब तक एक पुलिस वाला आता है और जेल का ताला खोल देता है। लड़का बाहर आ जाता है। प्रेम कहता है, मेरे साथ चलो। क्योंकि इंस्पेक्टर राजन को जानता था, इसलिए उसने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रेम उस लड़के को लेकर बाहर आता है और उसका नाम पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? भैया मेरा नाम प्रताप है। प्रताप सुजीत। क्या करते हो? मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं एक डॉन के पास रहता हूँ, वही मेरा खर्चा चलाते हैं। प्रेम कहता है, आज के बाद तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। तुम अब वहाँ नहीं जाओगे जहाँ तुम रहते हो। मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर देता हूँ, तुम वहीं पर रहो। वह लड़का प्रेम के गले लग जाता है। कहता है, भैया आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? सुजीत अपनी यादों से बाहर आता है। तभी लड़के कहते हैं, अरे भैया आप कहाँ खो गए? सुजीत कहता है कि मैं भैया से मिलने की यादों में खो गया था। इस तरह मुझे मेरे भगवान मिले। मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए। अब मैं जो भी करता हूँ भैया के लिए कहता हूँ। भैया ने मेरे लिए होटल खुलवा दिया जिसमें तुम सब लोग लगे हुए हो और मेरी रोजी रोटी। प्रेम भैया ने मेरा गांव में घर भी बनवा दिया। आज हमारे माँ बाबूजी सुखी हैं। हम भी इसी होटल को चलाकर अपनी ईमानदारी का पैसा माँ बाप को भी भेजते हैं। वहाँ हमने नौकर रख रखे हैं जो हमारे माँ बाप की सेवा करते हैं। इन सब बातों में सुजीत ने यह बात नहीं बताई कि PRM कंपनी के मालिक प्रेम है। सुजीत भी जानता था कि PRM ग्रुप इंडस्ट्रीज के मालिक प्रेम है।
लड़के लोग सुजीत से पूछते हैं, भैया यह बताओ आपने शराब क्यों छोड़ी। सुजीत बोलता है, अबे साले तुम लोगों को शराब के अलावा कुछ और नहीं सूझता। रोशन कहता है, भैया आपने जब से शराब छोड़ी हम लोगों को पीना तो दूर सूंघने तक को नहीं मिलती। सुजीत बोलता है, हमने शराब अपनी मर्जी से नहीं छोड़ी, हमको प्रेम भैया ने अच्छे से ठोका था इसलिए हमने शराब छोड़ दी और प्रेम भैया ने हमको अपनी कसम भी दे दी थी। और दो लड़के जिनका नाम रोहित और मणि था। मणि पूछता है सुजीत की शक्ल देखकर, भैया आपको प्रेम भैया ने कैसे मारा था। सुजीत बताता है, एक दिन हम शराब पी के उसे नुक्कड़ पर बैठे थे जहाँ पर अपनी दुकान है, थोड़ी दूर पर नुक्कड़ पर पी कर बैठे थे और हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए थे, धड़ धड़ मारे जा रहे थे। हमारा मतलब बिना कारण गोली पर गोली दागे जा रहे थे। मोहल्ला हमारा डरा हुआ था। रात का 12 या 1 बज रहा था। पता नहीं भैया को हमसे क्या काम था। भैया और वरुण भैया दोनों कार से आ धमके। अब हम गली में कुछ लड़के लोग लिए बैठे थे, हमको उन्होंने देख लिया और शराब में पूरे धुत थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं और बार बार हाथ में रिवॉल्वर लिए लहरा रहे थे। तभी प्रेम भैया गाड़ी से निकले और हमारे पास आए। हमें देखकर घूरने लगे। भैया की आंखें देखकर हमारी तो शराब 2 सेकंड में उतर गई। सुजीत चुटकी बजाते हुए बताता है, गली में जो पेड़ लगा हुआ है ना, भैया ने उससे एक डंडी तोड़ी, फिर तो हमको पीटा सटासट। हम हाथ जोड़े भैया से माफ़ी मांग रहे थे। भैया बार बार कह रहे थे, शराब पियोगे और रिवॉल्वर हाथ में लेकर आओगे, लोगों को परेशान करोगे, या कहते जाते और हमारे शरीर पर पतली सी डंडे मारते जाते। हमसे कहा, आज के बाद अगर तुमने शराब पी तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, फिर चाहे मुझे तुम्हारी सेवा के लिए 10 नौकर रखने पड़े। हमने भैया से कहा, आज के बाद हम कभी ज़िंदगी में शराब नहीं पिएंगे। प्रेम भैया हमारा हाथ अपने सिर पर रख कर कहो कि तुम कभी शराब नहीं पियोगे और यह गुंडागिरी कभी भी नहीं करोगे। हमने ऐसा ही किया, प्रेम की कसम खा ली, इसलिए आज तक शराब नहीं पीते, ना ही किसी कारणवश किसी को धमकी देते हैं। हमने रिवॉल्वर को भी हाथ लगाना बंद कर दिया। प्रेम भैया हमको मार रहे थे तो हमको अपने पिताजी की याद आ रही थी। हमको नशे में लग रहा था कि हमारे पिताजी हमको डांट रहे थे और हम उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। हम मुंबई में ऐसे ही नहीं रहते कि हमको मुंबई अच्छी लगती है। हम मुंबई में सिर्फ और सिर्फ प्रेम भैया के लिए रहते हैं कि कब जाने हमारे प्रेम भैया को हमारी ज़रूरत पड़ जाए और जिसने भी हमारे प्रेम भैया को परेशान करने की कोशिश की तो हम उसे बिना रिवॉल्वर के ही ठोक देंगे। तो अब बताओ हम ठीक कह रहे हैं ना। तीनों लड़के बोलते हैं, हाँ भैया अब तुम सालों जाओ यहाँ से होटल देखो जाकर। हम भी थोड़ा नहा धोकर तैयार होकर नीचे आते हैं। इतना सुन के लड़के सब चले जाते हैं। दरवाजे से निकलते वक्त रोशन रुक जाता है, सुजीत की तरफ मुंह मुड़कर देखता है और पूछता है, भैया एक सवाल तो रह गया। सुजीत बोलता है, बोलो अब कौन से सवाल है। यह बता, होटल के नाम प्रेम नाम पर क्यों लिखा है। सुजीत कहता है, प्रेम का मतलब प्रेम, इसका मतलब हुआ आओ भगवान, ग्राहक हमारे भगवान हैं ना। रोशन कहता है, भैया एक और सवाल। तभी सुजीत एक चप्पल उठाता है और मारने को दौड़ता है, कहता है, अबे साले तेरे सवाल की तो भाग यहाँ से। और लड़का नीचे की तरफ भागता है और चला जाता है। साले हमको अपने प्रेम भैया के नाम का मतलब नहीं पता तो हम तुमको क्या बताएंगे। आज प्रेम पूरा दिन फाइलें देखने में बिजी होता है। तभी वहाँ बड़ी माँ आती है। प्रेम आज संडे है, आज के दिन तो कम से कम अपनी पत्नी को कहीं घुमा कर ले आओ। निशा 24 घंटा घर पर रहती है, एक दिन तो उसके लिए निकाल लो। प्रेम फाइल में झुका हुआ सिग्नेचर करता हुआ बोलता है, बड़ी माँ कल मैं उसको लेकर जाऊंगा ना उसकी पूजा कराने, आज मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, मैं कितना काम में बिजी हूँ, कल यह फाइल ऑफिस में जमा करानी है। बड़ी माँ कुछ नहीं बोलती और ऑफिस और कॉफ़ी का मग रखे चली जाती हैं। जिया, ओ जिया। उधर उसकी माँ जिया को आवाज़ देकर उठाती हैं, जिया उठो, देखो दोपहर के 2 बज रहे हैं, क्या सोती रहोगी क्या। जिया बोलती है, माँ आज संडे है, थोड़ा सोने दो ना। थोड़ा सा सिर उठाकर अपनी माँ को जवाब देती है और अपना मुंह चादर में छुपा लेती है। उसकी माँ कहती है, संडे से क्या मतलब है, सोती रहोगी क्या।
तभी जगदीश आ जाते हैं और कहते हैं, यार तुम भी ना। हंसते हुए बोले, बच्चों को सोने दो ना, हफ्ते के 6 दिन तो बेचारे काम करते हैं। जिया की माँ कहती है, ठीक है सोने देती हूँ, जब पराए घर जाएगी और सास डंडा मार कर उठाएगी या पति उठाएगा तब पता चलेगा। अब आप नहीं जाने वाले उसका घर संभालने के लिए। इतना कहकर वह अपनी किचन की तरफ चली जाती है। तभी जिया हड़बड़ाकर उठती है और अपना लैपटॉप खोल कर देखती है, पर उसके लैपटॉप में कुछ नहीं आता जो देखना चाहती थी। फिर वह प्रेम की फ़ोटो देखने लगती है और गौर से उसको देखती रहती है और कहती है, मिस्टर प्रेम सिंह, मैं तुमको पा कर रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे सचमुच में मरना पड़े। जब यह बात कर रही थी तो उसका भाई उसके कमरे में कॉफ़ी का मग लिए खड़ा था। जो उसे कॉफ़ी देने आया था वह जिया की बात सुन लेता है और प्रेम का फ़ोटो जिया के लैपटॉप में देख लेता है। वह देखकर उसको चिंता होने लगती है। जिया उसको देखकर कहती है, तू कब आया, कब से खड़ा है? वह झूठ बोलता है, नहीं दीदी मैं अभी आया, और उसको कॉफ़ी पकड़ा देता है और कहता है, मम्मी ने कॉफ़ी दी थी, वह देने आया था, यह लीजिए अपनी कॉफ़ी। निखिल कॉफ़ी देकर चला जाता है। जिया प्रेम के बारे में सोचती है और वह अपना फ़ोन उठाकर प्रेम का नंबर लगा देती है। उधर प्रेम अपनी फाइलें पढ़ रहा होता है। निशा प्रेम के लिए खाना लेकर आई थी। आज प्रेम इतना बिजी होता है कि खाना भी अपने कमरे में मंगा लेता है। तभी प्रेम की फ़ोन की रिंग बजती है। प्रेम निशा से कहता है, निशा फ़ोन दो मुझे। तो निशा फ़ोन उठाकर प्रेम को दे देती है। प्रेम कान में फ़ोन लगाता हो। हेलो, हु इज़? प्रेम, मैं निशा, और अपनी फ़ोन कान में लगा रखा था। प्रेम फ़ोन हाथ में पकड़े हुए एक नज़र निशा की तरफ देखता है और फिर कान से फ़ोन हटाकर काट देता है और निशा को दे देता है। निशा, यह लो, दोबारा फ़ोन आए तो तुम फ़ोन रिसीव कर लेना, जैसे चाहे वैसे बात करना, पूरी छूट है। इतना कहकर अपने काम में लग जाता है। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए इसका अगला भाग ज़रूर सुने, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।